हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता। आज हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पे आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो चलिए, पहले पिछला जो लेक्चर हो चुका था उसमें जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, पहले आपको पढ़ाया गया है कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज है, कहने का मतलब दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर प्लस क्यू और एक प्लस एन क्यू है, या तो माइनस है दोनों माइनस, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, अगर एक क्यू तो उसका एन टाइम्स हो एन क्यू, और उनके बीच का अगर डिस्टेंस आर हो, उनके बीच का डिस्टेंस आर हो, तो हमें अगर इस पर नल पॉइंट खोजना हो, नल पॉइंट कहने का मतलब ऐसा कोई पॉइंट इस पर खोजना हो जहां पर कोई तीसरा चार्ज को रखा जाए तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। बात समझ रहे हैं? इस पर लगने वाला, इस पर कोई तीसरा पॉइंट आपको खोजना है जो जिस पर अगर तीसरा चार्ज को रखते हैं हम लोग तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो निकालने का तरीका क्या था सो याद करिए, मैंने बताया था आपको। वहां हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स, ये एक्स क्या है? डिस्टेंस। किससे? ये स्मॉल चार्ज से जो पॉइंट आप खोज रहे हैं नल पॉइंट, इससे नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये है आपका x। तो x कैसे कैलकुलेट करते थे? तो x का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था कि r बाय में अंडर रूट n प्लस 1। याद आया? अगर चार्जेस लाइक चार्जेज हैं तो उस केस में आपको मिलता है x बराबर r बाय में अंडर रूट n प्लस 1, जहां x का मतलब जो स्मॉल चार्ज है, जो छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज से नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और n का मतलब बड़ा वाला चार्ज बाय में छोटा चार्ज, बड़े चार्ज बाय में छोटा चार्ज, उसका रेशियो। लार्जर चार्ज बाय में स्मॉलर चार्ज। यहां से आपको n निकल जाता है तो ये n मिल जाएगा, और r तो बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, उससे हम लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं, नल पॉइंट निकाल सकते हैं। ये नल पॉइंट जो होगा हमेशा इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, ये कभी इसके बाहर नहीं हो सकता। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये इस पर जो तीसरा पॉइंट आएगा, सपोज दैट क्यू नॉट आ गया, तो अब क्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा ताकि ये तीनों, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्यू नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। क्यू नॉट इज इक्वल टू आया था माइनस एन क्यू बाय में अंडर रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए नल पॉइंट पर कितना चार्ज आप रखेंगे, तो नल पॉइंट पर जो चार्ज रखा जाएगा वो आएगा माइनस एन क्यू बाय में अंडर रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो ये चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया? मतलब नल पॉइंट कैलकुलेट करना हो कहाँ पर रखा जाएगा वो, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उस पर चार्ज कौन सा रखना है ताकि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो चार्ज के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कब का है? जब लाइक चार्जेज होंगे, जब ये क्या होगा? लाइक चार्जेज होगा। अगर अनलाइक चार्जेज है, अनलाइक चार्जेज अगर है, मतलब एक है प्लस क्यू और एक है माइनस एन क्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो इस केस में जो नल पॉइंट आपका निकलेगा वो नल पॉइंट का वैल्यू होगा, नल पॉइंट जो आपका निकलेगा, सपोज यहां पर आपका नल पॉइंट निकला, तो ये जो डिस्टेंस आपका x, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r। तो जो x कैसे कैलकुलेट होगा? तो x बराबर आएगा r बाय में अंडर रूट n और माइनस 1। ध्यान रहे, लाइक चार्जेस होंगे तो प्लस 1, और अनलाइक चार्जेस होगा तो अंडर रूट माइनस 1। इतना ही डिफरेंस है, समझ पाए? लाइक चार्जेस के केस में कहाँ होगा? x बाय में अंडर रूट एन प्लस 1, x इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा। अनलाइक चार्जेस अगर है तो ध्यान दीजिए, अनलाइक चार्जेस में x इधर नहीं होगा, मिस्टेक हुआ हमसे, x यहाँ नहीं होगा, ये x जो है अनलाइक चार्जेस के केस में x इधर कभी नहीं हो सकता, इनके बीच में x कभी नहीं आ सकता। x जब कभी भी आएगा तो स्मॉलर चार्ज से बाहर इस साइड होगा कहीं ना कहीं, ये होगा x, ये पॉइंट मान के चल सकते हैं आप। ध्यान रहेगा, लाइक चार्जेस में वो पॉइंट अंदर होता है, लेकिन अनलाइक चार्जेस जब होंगे तो जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज से ही बाहर रहेगा, x का वैल्यू इस साइड होगा। समझ पाए? चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने, 2 charges 2 coulomb and 8 coulomb is separated by a distance of 2 centimeter। 2 चार्ज आपको दिया गया, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। सपोज एक है 2 कूलम का और एक है 8 कूलम का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ध्यान रहे सेंटीमीटर में है, ठीक। आपको फाइंड द नल पॉइंट एट विच द थर्ड चार्ज कैन बी पुट। तीसरा चार्ज रखा जा सके वैसा पॉइंट बताना, वो जगह बताना जहाँ पर तीसरा चार्ज रखने पर नेट फोर्स 0 हो। कहने का मतलब नल पॉइंट आपको फाइंड करने कहा गया है। तो नल पॉइंट, चूंकि दोनों चार्जेज लाइक चार्जेज हैं और लाइक चार्ज का मतलब समझते हैं कि इनके बीच इधर ही कहीं ना कहीं चार्ज रखाएगा x। तो x का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो x बराबर क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, r बाय में √n+1 है ना। लाइक चार्जेस के लिए √n+1, ये x का वैल्यू इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। चलिए, तो r का वैल्यू कितना इस जगह पर, r का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर, और n का मतलब क्या है, तो n का मतलब क्या बताए थे, बड़ा वाला चार्ज बाय में छोटा चार्ज, दोनों का रेशियो। तो 8/2 क्या हो जाएगा, 8/2 मतलब 4। n का वैल्यू क्या आ गया 4। तो x कैलकुलेट कर सकते हैं आप, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और बाय में √4 और +1। तो √4 का मतलब 2, 2 + 1 3, 2/3 सेंटीमीटर मतलब 0.66 सेंटीमीटर। समझ पाए, ये टोटल 2 सेंटीमीटर का है तो 0.66 सेंटीमीटर स्मॉल चार्ज से 0.66 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा वहाँ पर इसका नल पॉइंट होगा। मतलब उस पॉइंट पर अगर हम लोग तीसरा चार्ज ला के रखते हैं तो वहाँ उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, 2 charges 1 coulomb and 9 coulomb is separated by a distance of 2 मीटर। इस बार 2 मीटर दिया हुआ है। 2 चार्ज है, एक चार्ज है आपका 1 कूलम का और दूसरा चार्ज है यहाँ 9 कूलम का। मतलब n का वैल्यू समझ पाए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/1 9, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ आपका 2 मीटर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी पूछा है, फाइंड अल्सो द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज टू बी पुट एट द नल पॉइंट सो दैट द सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब इस बार आपको चार्ज भी पूछा है, नल पॉइंट तो पूछा ही पूछा, नल पॉइंट तो आपको पूछ ही रहा है, इसके साथ साथ आपको चार्ज पूछ रहा है, चार्ज कितना लगेगा। तो पहले नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेज है इसलिए नल पॉइंट इधर ही कहीं ना कहीं होगा। x का वैल्यू उधर, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, r बाय में √n+1। लाइक चार्ज के लिए प्लस आता है बीच में, तो r का वैल्यू कितना है इस बार 2 मीटर, और बाय में आपका √9 n का वैल्यू और +1 मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। 2 बाय में 4 मीटर मतलब 0.5 मीटर। तो 2 मीटर जो है उधर 0.5 मीटर जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका नल पॉइंट है। 0.5 मीटर किससे नापना है, तो स्मॉल चार्ज से। हमेशा याद रखिए x का वैल्यू निकलता है वो स्मॉल चार्ज से निकलता है। x का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल चार्ज से नापा जाता है। लाइक चार्ज होगा तो अंदर की ओर नापेंगे, अनलाइक रहेगा तो बाहर की ओर नापेंगे, ठीक है। तो ये x का वैल्यू काउंट हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं चार्ज q। जो q यहाँ पर आएगा वो q कितना होता, तो हम लोग जानते हैं q डैश इज इक्वल टू -nq और बाय में √n+1 का होल स्क्वायर। ये पढ़ाया गया आपको फॉर्मूला। तो -nq मतलब 9 कूलम, ये q है, ये nq बड़ा वाला, -nq कहने का मतलब बड़ा वाला चार्ज है ना, -nq और बाय में नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर मतलब -9/4 कूलम, सॉरी 9/16 -9/16 कूलम चार्ज। इतना कूलम चार्ज हम नल पॉइंट पे रखेंगे। नल पॉइंट मतलब 0.5 मीटर पे, यहाँ से 0.5 मीटर पे अगर हम ये कूलम इतना कूलम का चार्ज रखते हैं तो ये तीनों का तीनों सिस्टम मतलब तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई भी चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर इधर से उधर मूव नहीं करेगा। समझ पाए? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कहा गया, 2 चार्जेस 2 कूलम एंड -8 कूलम। ध्यान दीजिए, इस बार आपको अनलाइक चार्जेस मिले हैं, एक 2 कूलम और एक -8 कूलम है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। एक है 2 कूलम और दूसरा है -8 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अनलाइक चार्जेस है चूंकि ये, तो आपको पता है एक्स का वैल्यू यहाँ पर किधर जाएगा, एक्स का वैल्यू अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा। तो आपको पता है कि अनलाइक चार्ज के केस में छोटा चार्ज से बाहर की ओर होता है एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से इधर कहीं होगा, है ना। अभी एक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास था, x इज इक्वल टू अनलाइक चार्ज के केस में r बाय में √n और -1, याद आया। तो r का वैल्यू कितना है इस बार, 1 मीटर, और बाय में √n, n कितना हो जाएगा, 4। बड़ा चार्ज में छोटा चार्ज, 8/2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 और -1, मतलब हो जाएगा 1 बाय में 1, कहने का मतलब 1 मीटर। मतलब इससे 1 मीटर इधर, यहाँ पर ये टोटल इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, और इस इधर से स्मॉल चार्ज से 1 मीटर दूर यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं, मतलब ये आपका नल पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। समझ पाए, ये वो पॉइंट है यहाँ से कितना दूरी पर, 1 मीटर पर। समझ पाए। चलिए, तो ये थे हमारे इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। चलिए देखते हैं, चार्जेस केप्ट एट कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर। मतलब आपको जब 2D पिक्चर दिया जाए, 2D फिगर कहने का मतलब ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, स्क्वायर होगा, तो ये सब में से कोई भी हो तो उनके कॉर्नर्स पे या तो उस पर कहीं ना कहीं चार्जेस रखे होंगे, और बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, और किसी एक पर आपको नेट फोर्स निकालने कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल मान ले आपको दिया गया, ये ट्राइंगल है हमारा, और हम मान के चलते ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहने का मतलब सबका डिस्टेंस क्या होगा, सबका साइड का लेंथ इक्वल होगा। ये A है तो ये भी A होगा, तो ये भी A होगा, और इनके बीच का ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब। अब मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ये तीनों जो कॉर्नर पॉइंट है, तीनों कॉर्नर पॉइंट पे आपको चार्ज दे दिया गया। कितना कितना चार्ज दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर भी Q दिया गया, यहाँ पर भी Q दिया गया, यहाँ पर भी Q दिया गया, सपोज, है ना, Q Q Q, तीनों पॉइंट पर Q दिया गया, और आपको तीनों में से किसी एक पर, मान लीजिए इस पर टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करने कहा जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पर कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इजी है कैलकुलेट करना। ये तीनों चार्ज है, चूंकि हमको इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी एक पर अगर नेट फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं तो जितने अगल बगल उसके नेबरिंग फोर्स हैं, नेबरिंग चार्जेज हैं, सभी के द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम करना पड़ता है। याद रहे कौन सा सम, वेक्टर सम। सम 2 टाइप के होते हैं, एक अलजेब्रिक सम और एक वेक्टर सम। तो अलजेब्रिक सम मतलब नॉर्मली जोड़ घटाव करते हैं वो, और वेक्टर सम कहने का मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वेक्टर के मेथड से उसको ऐड करना पड़ता है, तो उसे वेक्टर सम कहा जाता है। तो इस चार्ज पर टोटल आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। इस चार्ज के नेबरिंग चार्जेज और कौन कौन से हैं, तो चार्ज ए और ये नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। आपको C पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो A जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा और B जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा, दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए A कितना फोर्स इस पे लगा रहा है तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर सम करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो C और A दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेज है। तो इस पर ये फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है उसका मतलब वो ये इसे इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। कौन से डायरेक्शन में, ये नीचे इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसे मान लेते हैं FA, के द्वारा लगाया हुआ फोर्स। ठीक है, उसी तरह से ये जो आपका B है वो B भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जब इसको रिपेल करता है इसे इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। हम यहाँ दूसरा चार्ज यहाँ, तब ऐसे धकेलें तो इधर ना धकेलाएगा, अगर ये यहाँ रहेगा तो इधर धकेलाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज जो इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा,
ये हमको कंसिडर कर लेते हैं एफ बी है, ठीक। तब देखिए इस पर लगने वाला चार्ज सी जो है उस सी पर लगने वाला टोटल फोर्स 2 हो गया, एक एफ ए और एक एफ बी। तो जब एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्सेज लगते हैं तो उनका हमको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, याद आ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? तो अगर ध्यान दे लीजिए, ये अगर एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होता है। रिजल्टेंट फोर्स इनके बीच में ही इधर कहीं ना कहीं होगा आर। और आर आप कैसे कैलकुलेट करते? तो आर बराबर आपका फॉर्मूला आता था, वेक्टर पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा। जब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते रिजल्टेंट फोर्स बराबर था अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो हम रिजल्टेंट फोर्स, दो वेक्टर अगर दिया हो तो दो वेक्टर के सहारे रिजल्टेंट फोर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको एफ ए और एफ बी मिला हुआ है, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना आपको। इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक एफ ए और एक एफ बी है, तो एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस, देखते हैं इनके बीच का एंगल कितना है। तो ये एंगल कितना है आपका? तो अगर ये आपका 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। तो आर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं ना कहीं आएगा। जो आर ये आएगा वो आर कितना होगा? तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू एफ बी इंटू कोस 60 डिग्री, है ना। चलिए, तो पहले एफ ए और एफ बी देख लेते हैं, एफ ए कितना और एफ बी कितना है। तो यहाँ से देखिए एफ ए के लिए आपको ये दोनों चार्ज दिया गया है क्यू और क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ए। तो अगर मैं बोलूँ एफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं के Q1 Q2, यहाँ तो दोनों Q और Q है, तो Q Q क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर, और बाय में उनके बीच का डिस्टेंस है A, तो A का स्क्वायर। एफ बी भी तो वही होगा, क्योंकि ये भी दोनों चार्जेस Q और Q है और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? A, तो हो जाएगा के Q स्क्वायर बाय में A का स्क्वायर। देखिए दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस केस में जब दोनों का वैल्यू सेम हो तो यहाँ पर इसको एफ ए और ए भी, इसको भी तो एफ ए कह सकते हैं। ये हो जाएगा 2 FA इंटू एफ ए कोस 60 डिग्री। चलिए क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा एफ ए का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एफ ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2FA का स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिए ये एफ ए और ये भी एफ ए, तो एफ ए का स्क्वायर 2FA का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा 2FA का स्क्वायर और कोस 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल देते 2FA का स्क्वायर कॉमन निकल गया और क्या बच गया अंदर में? यहाँ 1 और प्लस कोस 60 डिग्री, है ना, अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा 2FA का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। आप फॉर्मूला जानते हैं इस चीज़ का कि 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार देखिए 2 से 2 रूट से बाहर निकल गया, एफ ए का स्क्वायर से एफ ए निकल गया और कोस 30 डिग्री हो गया। अब वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2FA का मतलब के Q स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर और कोस 60 का वैल्यू क्या होता है? कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 खत्म, मतलब क्या आ जाएगा? √3 के Q स्क्वायर बाई ये आपका FA निकल गया है, मतलब √3FA कह सकते हैं, है ना। FA FB कुछ भी ले लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला देख लीजिए वैल्यू किसका है? FA FB किसी का भी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो और तीनों पर चार्जेस अगर सेम हो
उस केस में किसी एक पर टोटल फोर्स होता है √3 इंटू FA। FA का मतलब दो चार्ज के बीच में कोई भी फोर्स, चाहे इसके किसी का भी फोर्स ले लीजिए आप, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा FA और इंटू √3, मतलब √3 टाइम्स हो जाता है एक पर रिजल्टेंट फोर्स। समझ पाए? कहने का मतलब 3 चार्ज अगर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 3 चार्ज और तीनों इक्वल चार्ज है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि तीनों क्या है, इक्वल चार्ज है, उस केस में किसी एक पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा √3 इंटू F। ठीक है, चले। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है ये, और इस पर चार्ज है, यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी है 2 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तीनों का एंगल 60-60 है, 60-60। अगर आपको इस पर नेट फोर्स पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा किसी एक पर, तीनों में से किसी एक पर चल सकता है, तो किसी एक पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किसी एक पर वो क्या हो जाएगा, √3 इंटू F, है कि नहीं। √3 इंटू F कितना होगा, तो F दो चार्ज के बीच का फोर्स, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो K इंटू Q1 Q2, तो 2 माइक्रो 4 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। समझ पाई ये बात? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, K Q1 का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 और फिर से Q2 2 इंटू 10⁻⁻6। अब समझ पाए, K Q1 Q2 और बाय में R का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस में देना भूल गया। अगर तीनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है 1 मीटर, तो उस केस में ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इस प्रकार हम इसे अगर कैलकुलेट करके हमको आंसर मिल जाएगा, जहाँ पर K का वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, √3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 और इंटू 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। क्या आ जाएगा 9 3 जा मतलब 9 चौक 36, 36 √3, 36 √3 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। समझ में आया? मतलब किसी एक चार्ज पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों चार्ज अगर सेम है, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम लोग ये कर सकते हैं, √3 इंटू F कैलकुलेट कर लीजिए, √3 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग चार्जेस दिए हो तब क्या करेंगे आप, ये तो सेम चार्ज था, अगर चार्जेस अलग अलग दिए होंगे तब क्या होगा। जैसे कहने का मतलब कि इस पर आपको चार्ज दिया गया, इस पर आपको चार्ज दिया गया 2 माइक्रोकूलम और यहाँ दे दिया गया -2 माइक्रोकूलम और यहाँ आपको दिया गया 2 माइक्रोकूलम। इस केस में क्या होगा, चले तो ध्यान देते हैं। अगर ऐसा हो तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये इस पर आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, आपको इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स इस साइड होगा। अगर इसे मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, FA इस साइड लग रहा है। और अगर आपका ये है तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब इसका नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा। सॉरी, इसका जो फोर्स है, इसके कारण जो फोर्स इस पर पॉजिटिव रिपेल करता है इधर लगेगा।
तो इन दोनों का अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, नोटिस करिए इन दोनों के बीच एंगल, अगर यहाँ पर 60 डिग्री तो इधर कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, एग्जैक्टली बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम चार्जेज हैं, दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। ये 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 1 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम 1 मीटर का डिफरेंस। तो जितना फोर्स है इधर का लगाएगा उतना फोर्स है इधर का लगाएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। उसका मतलब ये पक्का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये फोर्स पता तो यहाँ से हम जान गए कि 60 डिग्री ये होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इससे इधर जाएंगे तो कितना निकालना पड़ेगा आपको? अगर ये पता है एफ सी, ये सॉरी एफ बी, ये क्या पता है एफ बी, तो हम कह सकते हैं एफ बी इंटू कोस 60 डिग्री, एफ बी इंटू कोस 60 डिग्री। ये कैसे निकाल पाए सर? तो ध्यान दीजिए, ये आप पढ़े हैं कि अगर एक फोर्स ये दिया हुआ हो सपोज P, और अगर आपको एक एंगल पता ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट आप रिजोल्व करते थे। तो P जिधर एंगल आपको पता उस साइड को हम लोग P कोस थीटा कहते थे, याद आया? ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर अगर आपको एफ बी ये पता है, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स एफ बी अगर आपको पता है तो ये एफ बी और ये इसका कंपोनेंट इधर तोड़ रहे हैं हम लोग जो इससे 60 डिग्री पर है, तो इसके हिसाब से एफ क्या हो जाएगा एफ बी कोस 60 डिग्री। समझ पाए? अगर इसके हिसाब से तोड़ेंगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा एफ ए कोस 60 डिग्री, इसके हिसाब से वही आएगा, इसके हिसाब से वही आएगा, है ना? तो एफ बी कोस 60 डिग्री हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना लंबा कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास एफ बी कोस 60 डिग्री। तो एफ बी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग, के Q1 Q2 जो भी आपका है, ये देखिए 2 2 4, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, और यहाँ पर कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। समझ में आया? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना कितना फोर्स लग रहा है। अगर दोनों फोर्स इक्वल फोर्स है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है दोनों का, डायरेक्शन अलग अलग है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके बीच में आता है, मतलब टोटल एंगल का आधा हो जाएगा। और जब एंगल आधा होगा तो हम उसका कंपोनेंट तोड़ के ये आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना उतना लंबा कैलकुलेशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए अपने को उसी तरह से एक स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर पर अपने को निकालना, मतलब स्क्वायर, ये स्क्वायर के हर कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर्स पर चार्जेस दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी आपका है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी आपका है 2 माइक्रोकूलम। और सेंटर पर, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर यहाँ पर आपको जो कोई चार्ज है उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने कहा जाए। ये कहाँ पर है? तो सेंटर पर है उसके, तो उस पर अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करने कहा जाए तब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये सेंटर कैसे है तो देखिए, इसका ये डायगोनल ड्रॉ करिए, ये पॉइंट, ये पर सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पर, ये सेंटर पॉइंट, जो इस सेंटर पॉइंट पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करने कहा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हम मान लेते हैं Q0 भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? ये उसको रिपेल करेगा, उस साइड फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। जितना फोर्स यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, और ये जो चार्ज है उसी तरह का चार्ज उधर, ध्यान दीजिए, ये भी चार्ज, ये इसको जितना फोर्स से उधर रिपेल कर रहा है वो उतना ही फोर्स से इसको इधर रिपेल कर रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा और दोनों चार्ज का जरूरत पड़ेगा। के इंटू ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम इंटू ये चार्ज Q0, और बाय में इनके बीच डिस्टेंस जो आपका है मान लेते हैं a, तो या तो x मान लेते हैं, x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो x का स्क्वायर उस डायरेक्शन में। उसी तरह से ये 2 माइक्रोकूलम ये भी है, और चार्ज ये Q0, तो इसके लिए भी जब कैलकुलेट करें तो आएगा 2 माइक्रोकूलम Q0 और बाय में इनके बीच का डिस्टेंस। अगर ये आपका x है तो ये भी आपका कितना होगा? x होगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल है ना, तो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को परस्पर डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। तो ये डिस्टेंस दोनों चार्ज सब कुछ सेम है, उसका मतलब ये भी फोर्स जो लगाएगा इसको रिपेल करेगा इस साइड, वो भी मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर, ये जितना फोर्स से उसको रिपेल करेगा वो भी उतना फोर्स से इसको रिपेल करेगा। कहने का मतलब ये दो, इस पर दो फोर्स अभी लग रहा है जो दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों इक्वल है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब उसी तरह इधर से देखिए आप, तो ये जितना लगा रहा है फोर्स इसको इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ये भी लगा देगा उस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है और इक्वल फोर्स भी है। उसका मतलब ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तब क्यू नॉट पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं और मैं अगर ये कहूं कि ये दिया गया आपको एक स्क्वायर और इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे जो चार्जेज हैं ये मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम और ये आपका है -2 माइक्रोकूलम, ये आपका है 2 माइक्रोकूलम माइनस में और ये आपका है 2 माइक्रोकूलम प्लस में, और इसका जो डायगोनल है वही डायगोनल मतलब कॉर्नर सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है सपोज Q नॉट, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे या कितना होगा? तो चलिए ध्यान देते हैं। अगर सोचिए ये 2 माइक्रोकूलम, ये है -2 माइक्रोकूलम, अगर यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा, ये इसको इस साइड फोर्स लगाएगा, मैं नाम देता हूँ A B C और D, तो ये फोर्स क्या हो गया, FA फोर्स किस साइड लग रहा है, नीचे की ओर, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको इधर ही खींचेगा, तो जो FC लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, FC है ना। अब ध्यान दीजिए कि इस पर लगने वाला, ये दोनों के कारण, ये दोनों चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूँ, इन दोनों के कारण टोटल फोर्स, तो FA और FC दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, FA प्लस FC, मतलब इस पर लगने वाला भी दोनों, ये हो गया FA प्लस FC। आगे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में FD, और ये B नेगेटिव चार्ज है तो वो तो इसे अट्रैक्ट करेगा, कौन सा डायरेक्शन में, इधर FB, है ना। तब सोचिए कि ये दोनों चार्ज के कारण इस पर नेट फोर्स जो होगा, इन दोनों सिर्फ इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या हो गया, एक चार्ज है और एक चार्ज पे इधर और इधर फोर्सेज लग रहे हैं, इधर जो फोर्स लग रहा है वो आपका FA प्लस FC है, इधर जो फोर्स लग रहा है वो आपका FB प्लस FD है ना। अब सोचिए कि FA और FC का वैल्यू, डायरेक्शन अभी अगर छोड़ देते हैं, डायरेक्शन भी तो सेम है और दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है क्या, तो ध्यान दीजिए इनके भी, ये दोनों चार्जेस 2 और Q नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, उसी तरह यहाँ भी 2 और Q नॉट और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, मतलब जैसा क्वांटिटी यहाँ वैसा क्वांटिटी यहाँ भी है, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, मतलब FA और FC दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, तो इससे हम कह सकते हैं ये दोनों सम हो जाएगा, बन जाएगा 2FA। उसी तरह से यहाँ FB और FD ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो FB प्लस FD, कारण समझता नहीं इक्वल क्यों हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए F जिस तरह से यहाँ इक्वल हुआ FA और FC, उसी तरह यहाँ FB और FD भी इक्वल हो जाएगा। अब जब दोनों इक्वल होगा तो इसको हम कह सकते हैं दोनों का सम हो जाएगा क्या, 2FB, है ना। अब इन दोनों के बीच कितना एंगल है, इन दोनों के बीच एंगल, टोटल एंगल कितना है, तो टोटल एंगल हमारे पास है, आपको पता है यहाँ टोटल 180, तो ये होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान दीजिए FA और FB के बारे में सोचिए, क्या FA और FB भी इक्वल है, तो FA का मतलब ये 2 माइक्रोकूलम और Q नॉट, बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, FB का मतलब भी वही है
2 माइक्रो कूलम क्यू नॉट और बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। तो एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। मतलब चूंकि यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्स इक्वल हैं, उसका मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा, 45 डिग्री पर आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट इसका निकल कर, रिजल्टेंट यहाँ निकल के आएगा कितना एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पर निकल के आएगा। अरे 45 डिग्री का जो एंगल होगा अब उसे कैलकुलेट करेंगे कैसे आप, तो अब ये फोर्स का कंपोनेंट तोड़ देंगे। ये फोर्स कितना है, 2F है, तो 2F का ये जिधर आपको एंगल पता उधर कोस लगाते हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2FA इसका, और कोस 45 डिग्री, है ना। अब एफ आप कैलकुलेट कर लीजिए अलग से, एफ ए कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए कोस 45 डिग्री, और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। समझ पाए। तो जैसा क्वेश्चन आपको देगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि जिस चार्ज पर आपको कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कितना कितना फोर्स लगा रहा है, किस एंगल में फोर्स लगा रहा है, उसके बाद सबको जोड़ते हुए नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेक्टर का ध्यान रखते हुए। जो निकल के भाई आपका आंसर होगा। इनके लिए, इन सब क्वेश्चंस के लिए कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता। अगर फॉर्मूला आप सोचिएगा तो क्वेश्चन बदलेगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ये सही नहीं है। फॉर्मूला याद करना, तरीका आपको सीखना चाहिए कि कैसे किया जाए। तो तरीका समझ में आया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, वही क्वेश्चन आगे लगता है। 3 equal charges Q are placed at corner of an equilateral triangle of side A. Find net force on any one. क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तीनों पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q Q Q, Q चार्ज Q चार्ज Q चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है A और A। तो आपको इस पर नेट फोर्स, कोई भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था डायरेक्ट इसका आंसर याद है अगर आपको हो तो √3F आया था, और F का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब √3F का मतलब यहाँ KQ² बाय में A का स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा इस पर लगने वाला नेट फोर्स। हम अभी कुछ देर पहले ही ये कैलकुलेट करके आपको दिखाए हैं पूरी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 equal charges Q are placed at corners of isosceles right angle triangle of side A। इसको देखते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल इक्विलेटरल ना लेके कुछ और बनाया है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब, राइट एंगल समझते हैं 90 डिग्री वाला एंगल, लेकिन आइसोसेलेस मतलब उसके दो साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाइपोटेन्यूस अलग होगा, बाकी सेम होगा। ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइसोसेलेस बोला है। तो इन पे क्या, तीनों पर चार्ज रखा गया Q Q Q, तीनों पर चार्ज कितना है, Q है। यहाँ भी चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q, और यहाँ भी चार्ज है Q। अब पूछा जा रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल। इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, कितना होगा। और इनका साइड दिया हुआ है, अगर साइड नहीं दिया है साइड A, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया A, और ये भी कितना हो जाएगा A। तो हमें कैलकुलेट करना है इस पर लगने वाला टोटल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ी आसान है। दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल, अब तो पॉजिटिव जो भी रहेगा, अभी पॉजिटिव लेके चलिए तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये आपका हो जाएगा, अगर इसको मान लेते हैं A, ये आपका B और ये आपका C है, तो ये FA हो गया, और ये इसको रिपेल करेगा नीचे की ओर, नीचे ये हो जाएगा FC, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो दोनों चार्ज क्या है, Q बीच में डिस्टेंस क्या है A, तो इसके कारण फोर्स लगेगा। उसी तरह से इधर भी देखो Q और बीच में डिस्टेंस A, जैसा क्वांटिटी यहाँ वैसा क्वांटिटी यहाँ भी है, तो जितना फोर्स से ये रिपेल करेगा उतना ही फोर्स ये भी रिपेल करेगा, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है। तो ये जितना फोर्स रिपेल करेगा FA, तो ये भी क्या हो जाएगा FC है, लेकिन दोनों इक्वल रहेगा, मतलब FA और FC क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि क्वांटिटीज सेम है ना। दोनों चार्ज और बीच में डिस्टेंस, उसी पर तो डिपेंड करता है फोर्स। तो दोनों चार्ज A, उसी तरह दोनों चार्ज Q और बीच में A, दोनों का क्वांटिटी, दोनों तरफ का क्वांटिटी सेम है, उसका मतलब FA और FC का वैल्यू इक्वल होगा। उसका फायदा हम लोग उठाएंगे, जब दोनों चार्जेस इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेज इक्वल होगा, तो नेट फोर्स कहाँ निकल के आएगा, तो नेट फोर्स आएगा एकदम
बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कैसे सर 45? क्योंकि अगर एग्जैक्टली बीच में आ रहा तो टोटल 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो अब ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो ये जो फोर्स आपको पता है FA, उस FA का कंपोनेंट हो जाएगा ये, क्योंकि एंगल इधर है आपको पता, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, FA इंटू कोस 45 डिग्री। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स आपका आंसर दे देगा FA इंटू कोस 45 डिग्री। अब FA कितना, तो FA ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। FA का मतलब क्या है, K Q का स्क्वायर और बाय में A का स्क्वायर और इंटू कोस 45 का मतलब 1/√2। इसको सोल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट करके आपको इस पर लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? तो वेक्टर का कंपोनेंट जो आप पढ़े थे, वो कंपोनेंट बहुत काम का होता है, ध्यान दीजिए। हम इसे अलग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का रिजल्टेंट R बराबर जो फॉर्मूला था √A² B² 2AB cos थीटा, जो एक बार हम करके दिखाए आपको, लेकिन उससे शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आपको एंगल पता चल गया है, और एंगल कैसे पता चला, क्योंकि दोनों चूंकि दोनों फोर्स इक्वल है, उसका मतलब ये एग्जैक्टली बीच में फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और बीच में आने का मतलब टोटल 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्री। अब 45 हो, उसका मतलब एंगल आपको पता चल गया, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स ना निकाल के इसका कंपोनेंट, इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दिया और हम आंसर निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्क्वायर वाला चार्ज वो भी हम लोग देख ही लिए हैं, आगे निकलते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। क्या कहा गया, इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x = 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस। आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है, तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस। हमें x एक्सिस से मतलब है, मान लेते हैं आपका 0 है x एक्सिस, ये आपका क्या है 0, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इधर 16, है ना, यहाँ तक। तो कहाँ कहाँ चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज रखा गया आपका, एक यहाँ पर रखा हुआ चार्ज 0 पे, एक रखा हुआ 2 पे, यहाँ पर रखा हुआ चार्ज, एक रखा हुआ 4 पे, फिर रखा हुआ 8 पे, और फिर रखा हुआ 16 पे, है ना। इतने जगह पर चार्ज रखा गया है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट x = 2। यहाँ पर जो चार्ज है, इस पर टोटल फोर्स कितना लगा वो आपको कैलकुलेट करना है। और सब पे चार्जेस कितने रखेंगे, 20 माइक्रोकूलम का, है ना, सब पर 20-20 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो इस पर अगर टोटल फोर्स, चूँकि सब पर पॉजिटिव चार्ज है सॉरी सब पर बराबर चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्जेज। उसका मतलब है कि इस पर जो चार्ज है उसे ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको रिपेल किया कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका अगर F0 है, ये अगर आपका F4 है, तो ध्यान से देखिए, क्या F0 और F4 का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? तो ध्यान दीजिए, दोनों चार्जेज यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम और बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का। उसी तरह से इधर 20 माइक्रोकूलम और बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर का। तो जितना इधर क्वांटिटी आपको दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, वैसा क्वांटिटी यहाँ डिस्टेंस वही है। तो ये जितना फोर्स से उधर रिपेल करेगा, वो भी उतना फोर्स से इधर रिपेल करेगा। मतलब यहाँ F0 जो आपका F0 और F4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चूँकि अपोजिट है, उसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब 0 के कारण और फोर्स के कारण इससे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब बचा आपका सिर्फ कौन सा, 8 और 16। 8 के कारण रिपल्सन और 16 के कारण भी रिपल्सन इसी साइड होगा। 8 भी इधर ही धकेलेगा और 16 भी इधर ही धकेलेगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा। तो अब दोनों के फोर्स को, जो F8 के कारण जो फोर्स लगा, F16 के कारण जो फोर्स लगा, दोनों फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आपका टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए, अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करता हूँ F, तो F = क्या आ जाएगा, F8 + F16। ये दोनों क्यों नहीं ले रहे, समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्वांटिटी सेम थी, डायरेक्शन अपोजिट था।
F8 क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू स्क्वायर बाय में यहाँ डिस्टेंस कितना है इससे, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 2 से 8 6 का डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ चलिए आप F16, तो F16 ये भी इसे धकेलेगा, तो यहाँ से इधर धकेल रहा है, तो इसका भी आ जाएगा के, और चार्ज तो वही है 20 क्यू स्क्वायर, और बाय में इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 14 का 16 में 2 कम 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। चलिए कॉमन क्या क्या निकल गया, तो के निकल गया, क्यू स्क्वायर निकल गया, यहाँ बच गया आपका 1/6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को बदलना चाहेंगे हम मीटर में, तो आप 100 से 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर को मीटर बदल तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1.40, और डिवाइड करने का मतलब ऊपर इंटू में चला जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, और प्लस उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 140, और बाय में नीचे आ गया आपका 14 का स्क्वायर 196, तो क्या हो गया 9 × 10⁹ 9 × क्यू का स्क्वायर, क्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 का मतलब 20 दूना 20 से 400, और इंटू 10⁻⁻6 का हो जाएगा -12, और फिर इसको अंदर सोल्व कर लेते, तो ये देखिए इंटू 10⁻⁴ ये बाहर निकल जाएगा, अंदर बच गया हमारे पास 1/36 और 1/196, इसको खाली सोल्व कर लेंगे अंदर। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 36 00 इंटू 9 और 4 13 -12 10⁻1 है ना, और अब अंदर सोल्व कर लेते हैं इसको। चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका, तो 36 × 196, और 196 + 36 ऊपर हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपका देखिए 36 से 36 कैंसिल हो गया 100, और तो आगे आपके पास 10 पर पावर 2 और 1 3, और इंटू इसको सॉल्व कर देते हैं सिर्फ 6 6 12 का 2 बाकी हाथ में 1 9 3 12 और 13 का 3 बाकी हाथ में 1 और 1 2 2 3 2 232, और बाय में 196, इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास इंटू 1 196 से डिवाइड कर दो 232 को एक बार में 196, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 36 आए तो पॉइंट लगाइए तो आ जाएगा 0 196, एक ही बार में जाएगा 196, 4 5 में 9 गया तो 6 1 164, फिर 1 0 अपने मन से बैठेगा, और 19 55 56 57 152, लगभग आपका ये आने वाला है 1.18 अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं है, तो 1.18 × 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स आपका लगेगा इस पर, नेट फोर्स। चलिए ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, इतना फोर्स वहाँ पर उस पर लग रहा होगा। ठीक है आगे बढ़े, ये समझ पाए ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और बाकी वो दोनों फोर्स, टोटल फोर्स यहाँ पर लगाया है, वही रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है। ठीक है चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर देखते आगे क्या है। 5 पॉइंट चार्जेस each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon। हेक्सागोन कहने का मतलब 6 साइड इसके पास होगा और 6 में से 5 पर चार्ज रखा हुआ है। रेगुलर कहने का मतलब सबका साइड क्या है, इक्वल इक्वल है। कितना कितना साइड दिया है, साइड a मीटर, इनका साइड है आपका a मीटर।
और सब पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू 5 पर रखा हुआ है प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, 5 ही पर रखा हुआ है, इस पर नहीं रखा हुआ है। What is the magnitude of the force on a point charge of value q coulomb placed at the center of the hexagon? अगर इसका सेंटर का बात करें तो सेंटर हम लोग ड्रॉ करते हैं और सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये आपका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है q, ये सब आपका प्लस q है और ये q है, खैर जो भी है। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको भले कॉम्प्लेक्स लग रहा हो। देखिए पॉजिटिव क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, दोनों का वैल्यू सेम, डिस्टेंस सेम, इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये आपको, ये इसको रिपेल करेगा नीचे, इसको रिपेल करेगा ऊपर, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का यहाँ सेंटर पे, तो दोनों का डिस्टेंस भी दोनों तरफ से सेम होगा, चार्जेस सेम से डिस्टेंस सेम, तो पक्का है कि ये जितना फोर्स ऊपर लगा रहा वो फोर्स नीचे लगा रहा होगा, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बचा देखिए ये आपका क्यू है और इधर कोई रिपेल वाला अपोजिट वाला नहीं है, तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पर, ये इस साइड जो फोर्स लगेगा यही फोर्स आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F कितना लग जाएगा इस पर, तो F बराबर ये जो फोर्स लगाएगा K Q और Q, ये इसको भी Q कह रहा है क्वेश्चन, ये भी Q है और ऊपर वाला भी प्लस Q था, तो दोनों Q और बाय में इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस रेगुलर हेक्सागोन में अगर ये आपका A है तो ये भी आपका A हो जाता है, ये भी डिस्टेंस आपका A होता है, रेगुलर हेक्सागोन का प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के आएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर बाय में A का स्क्वायर। समझ में आया। 5 चार्ज में से 4 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, बचा एक चार्ज, उसी के कारण फोर्स लग रहा था, और रेगुलर हेक्सागोन होने के कारण ये साइड, ये सब का सब साइड कितना हो जाएगा, तो सारे साइड हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद ये टोटल एंगल 360 होता है, तो यहाँ पर 6 टुकड़ा में बटेगा, 60 बचेगा, तो ये एंगल 60 है। अब जब प्रॉपर्टी यूज़ करके देखिए पता चलेगा ये भी आपका A हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये A तो ये भी A, समझ पाए आप, इसलिए के क्यू स्क्वायर बाय में A का स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 2 फिक्स्ड चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। देखिए वही क्वेश्चन जो आज हम शुरू में आपको करवाए, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। एक चार्ज है प्लस 4Q और दूसरा चार्ज है यहाँ पर प्लस Q, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर तीसरा चार्ज को रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब नल पॉइंट खोज रहा है आप। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नल पॉइंट कहाँ होगा। तो याद रखिए ये दोनों चार्जेस चूंकि लाइक चार्जेस हैं, उसका मतलब नल पॉइंट इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और जो नल पॉइंट आएगा वो स्मॉल चार्ज से नापा जाएगा। स्मॉल चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई नल पॉइंट है। अब x कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, x बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, r बाय में √n+1। r कितना यहाँ पर है, तो r का वैल्यू क्या है 3 मीटर, और बाय में √n, n कितना हो जाएगा 4। n कैसे निकालते थे, बड़ा चार्ज बाय छोटा चार्ज, रेशियो, चार्ज का रेशियो बड़ा बाय छोटा, और +1 तो आ जाएगा 2 + 1 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1 मीटर। मतलब टोटल यहाँ पर 1 मीटर, टोटल लंबाई 3 मीटर, तो यहाँ छोटा चार्ज से 1 मीटर का डिस्टेंस जो है इस पर नल पॉइंट है वो, मतलब उस पर कोई तीसरा चार्ज रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। समझ पाइए, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 3 चार्जेस इतना आर प्लेस्ड द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम करवाएं, चलिए ट्राई करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Q1 रखा गया यहाँ पर, मान लीजिए ये आपका Q1 है कितना 1 माइक्रो कूलम, Q2 आपका है -2 माइक्रो कूलम, और ये आपका है 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का दिया हुआ है, ये आपका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और पूछ रहा है
फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q1। अच्छा, इस पर ये था आपका Q1, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अब पूछा जा रहा है कि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो आप सोचते हैं, ये इसका कंसेप्ट आप पढ़ा चुके हैं हम आपको। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इस साइड। इसको हम मान लेते हैं F2, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है। तो F3 नहीं, सॉरी, Q1 Q2 मिस्टेक हुआ। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है। तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट इधर ही खींचेगा, तो ये लगा रहा है F2 फोर्स, मान लेते हैं हम F2 फोर्स। उसी तरह से ये जो है पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इधर दूर भगाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स क्या है, F3 है ना, इस पर ये फोर्स लगा F2 इस डायरेक्शन में, F3 लगा उस डायरेक्शन में। क्लियर? इनके बीच ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अंदर अगर 60 इधर कितना बचेगा, 120, टोटल 180 होता है ना, ये 60 इधर 120 बचा। ठीक है, अब F2 और F3, F2 का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कि F2 कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ये जो क्वांटिटीज है, इधर 1 इधर 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, जबकि इधर 1 और 3 है। क्वांटिटीज सेम नहीं है, क्वांटिटी सेम रहता तो कहते दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी दोनों अलग अलग है, यहाँ 1 -2 है, यहाँ 1 और 3 है, अलग अलग है, तो फोर्सेज भी अलग अलग आएंगे। तो हम लोग कंपोनेंट वाला जो लॉजिक लगाते थे वो लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को F2 कितना हो जाएगा। तो F2 कैलकुलेट करते हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, Q1 कितना आपका 1 माइक्रोकूलम और यहाँ -2 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 -2 × 10⁻⁻6। ये माइनस इग्नोर करते क्योंकि हम डायरेक्शन तो यूज़ कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। और बाय में आपका हो जाएगा R का स्क्वायर 1 मीटर, वही 1 हो जाएगा। चलिए, तो K का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × 1 × 2 × 10⁻⁻12। तो आपका क्या हो गया, 9 दूना 18 और 10⁻⁻3 न्यूटन। ये निकल के आ गया हमारा ये वाला F2। उसी तरह निकालते हैं F3 जो रिपेल कर रहा है उधर। F3 कितना निकल के आएगा, तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 Q2, Q1 है 1 और ये है आपका 3, और दोनों पर माइक्रो था तो -6 × -6, और बाय में आप समझ गए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, इधर F3 क्या आ जाएगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, 9 के 27, 27 × 10⁻, यहाँ देखिए 6 और 6 -12 और +9 तो -3 न्यूटन। तो ये आपको मिल गया F2 18 × 10⁻³ न्यूटन, और ये आपको मिल गया 27 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें, तो रिजल्टेंट फोर्स इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और चूंकि दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए हम कंपोनेंट का लॉजिक लगा नहीं सकते। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। R, इसको यहाँ F मान लेते हैं, F, R कहना ठीक नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स F = √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 120 डिग्री 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री F1 का स्क्वायर, F1 का मतलब यहाँ पर है 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 × 10⁻, आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर -6, प्लस उसी तरह से F2 का स्क्वायर यहाँ पर 27 है, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 27 × 27 729, 729 × 10⁻⁻6, इसका भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर -6, प्लस 2 × F1 18 × 27 × 10⁻, इसका भी हो जाएगा -3, इसका -3 क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, और इसके साथ कोस 120 डिग्री, कोस 120 मतलब कोस 60 -1/2, तो इसका आपको हो जाएगा -1/2। सब अंडर रूट होंगे,
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और 10 टू द पावर -6 तीनों से कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल के चूँकि रूट से बाहर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, और इनटू रूट के अंदर अब बच गया हमारे पास 3 2 4 324 प्लस 729 और प्लस इसको देखिए तो 18 और 27 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 18 और 27 को इंटू करेंगे तो 27 18 18 27 126 का 6 बाकी हाथ में 12 18 गुना 36 36 और 2 38 और 10 48 486। अब इसको 10 टू द पावर -3 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 90 90 और 20 110 मतलब 510 503 810 810 और 729 810 और 729 हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 9 2 और 1 3 8 7 15 1539। इतना ही न्यूटन होगा उस पर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।